स्वागत आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं ताबिश रजा और आज के दिन का बहुत सारे लोगों को इंतजार है, खासकर दिल्ली वासियों को, कि क्या मतगणना में तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पहले हेडलाइंस देखिए, उसके बाद तमाम पल पल की खबरें। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे। रुझानों से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर। पार्टी दफ्तर में जश्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। बीजेपी बोली, ये अभी रुझान है, नतीजों का कीजिए इंतजार। तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे पीछे। चांदनी चौक से कांग्रेस की अलका लांबा पीछे। मॉडल टाउन से बीजेपी के कपिल मिश्रा भी पीछे। राज्यसभा में अहम बिल पास कराने की तैयारी में सरकार। बिल का अभी खुलासा नहीं। बीजेपी ने राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए अपने सांसदों को जारी किया है व्हिप। और कोरोना का कहर। चीन में मरने वालों की तादाद 1000 के पार। 4000 से ज्यादा नए केस आए सामने। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 43 सीटों पर मिले रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 16 सीटों पर बढ़त हासिल है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रही है। ये एक बड़ा कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस दिल्ली में लंबे समय तक राज की है और कांग्रेस को दिल्ली के अंदर जाना भी जाता है विकास के नाम पर, लेकिन यहां अभी तक रुझानों में उसे कुछ दिख नहीं रहा। आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा एक बार फिर से दिख रहा है, लेकिन जो 2015 में सीटें थी उस हिसाब से आंकड़े नहीं दिखाई देते रुझानों के मद्देनजर भी देखें तो। लेकिन इंतजार कीजिए, जैसे जैसे तमाम ईवीएम खुलेंगे फिर तस्वीर और साफ होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले बार 3 सीट पर थे, इस वक्त रुझानों में उन्हें आगे दिखाया जा रहा है। अब तक की मतगणना के मुताबिक आम आदमी पार्टी को करीब 50% वोट मिलता दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 49.9% वोट मिल रहा है। बीजेपी को 43.6% वोट मिलता दिख रहा है। कांग्रेस 3.88% वोट मिल रहा है और अन्य को 2.6.2 वोट मिल रहे हैं। ये जो वोट परसेंटेज है, ये आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, तीनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको समझेंगे। चूंकि कांग्रेस के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी 2015 के मद्देनजर वोट परसेंटेज उनका कम है, लेकिन बीजेपी गेन कर रही है। अन्य को भी 2% मिले हैं। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिलाल सब्जवारी हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ हैं, सर्जना जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और प्रशांत टंडन जी हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, इस जो वोटिंग परसेंटेज है जो इस बार अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से दिखाया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को गेन है, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है, चिंता का विषय है जी। बल्कि मैं तो देख रहा हूं कि जो ट्रेंड है, आप पिछले 2015 के चुनाव का अगर वोट शेयर देखेंगे तो 54% वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का 32% और कांग्रेस का लगभग 10% था, 9.7 था। तो जो कांग्रेस का 3 के आसपास ये वोट शेयर आ रहा है, तो बीजेपी को जो बढ़त है वो कांग्रेस के वोट शेयर से मुझे लगता है कि हो रही है और आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान नहीं हो रहा है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है और इसीलिए शायद कांग्रेस इस चुनाव को लो प्रोफाइल में लड़ी, जो हमको वोटिंग परसेंटेज में भी दिखाई दे रहा है। और इस बार सीटें, एग्जिट पोल ने थोड़ी सीटें ज्यादा दी हैं। मेरा अपना अनुमान था कि ये सीटें, जितना एग्जिट पोल 55 के ऊपर बता रहा था, उतनी सीटें शायद आम आदमी पार्टी को नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को रहेगी, जैसा अभी तक रुझान। लेकिन किसी भी पार्टी का कैडर वोट बहुत मुश्किल स्विच ओवर होता है। कांग्रेस का भी कैडर वोट रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का भी कैडर वोट अब वो फ्लोटिंग सिचुएशन में आ गया है जो शिफ्ट हो जा रहा है? देखिए, कांग्रेस कैडर वाली पार्टी नहीं मानी जाती। वो कांग्रेस के चुनाव हमेशा से
सेंटिमेंट में चुनाव जीतती हारती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के में लगातार तीन सरकारें यहाँ बनाई शीला दीक्षित की अगुवाई में। शीला दीक्षित का वैक्यूम वो भर नहीं पाई कांग्रेस को। कोई उन्होंने ऑल्टरनेटिव नेता यहाँ पे क्रिएट नहीं किए। जो दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन के नेता दिल्ली में कांग्रेस के हैं, उनमें आपस में सरफुटअव्वल बहुत ज्यादा है, विवाद बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस को दिल्ली के बारे में एक रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से आश्रित थे शीला दीक्षित पे, जो लगातार उनको चुनाव जिताकर दे रही थी परफॉर्मेंस की वजह से। यानी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित एक्सेप्ट किया था। और शीला दीक्षित का जो वैक्यूम था, जो उनके जाने के बाद या कहीं उनकी जगह कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं ले पाया। ऐसा भी कहा जाता रहा है कांग्रेस पर कि वो उभरने नहीं देते। बिलाल जी, चूंकि कांग्रेस बीट भी देखते हैं, कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस बार कुछ समझ में नहीं आई। ना तो फाइटिंग मोड में नजर आई, उतना एग्रेसिव नहीं दिखाई दी। उसके स्टार प्रचारकों की बड़ी लंबी लिस्ट थी, वो भी नजर नहीं आए। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि वॉक ओवर करते हुए खुद को दिखाई दी। इन सब के पीछे कोई रणनीति भी थी या फिर वाकई कुछ यहाँ लड़ाई में कांग्रेस देख नहीं रही थी अपने आप को? देखिए, अभी तक जो परसेंटेज ऑफ वोट आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर इसका अनुमान थोड़ा सा ये लगाइए कि अगर कांग्रेस फुल फ्लैज लड़ जाती तो ये परसेंटेज ऑफ वोट 3 से मैक्सिमम या तो 6 होता या फिर 9 होता। और इस 9% ऑफ वोट को या 6% ऑफ वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में आप जोड़ दें तो वो एट पार भारतीय आप पार्टी के पैरेलल खड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये बात डिस्कशन में आई है, ये बात एक परसेप्शन में क्रिएट हुई है कि क्या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने पूरे कैंपेन को लो प्रोफाइल रखा। हालांकि इंडिविजुअल लोग उनके चुनाव अच्छी तरह से लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा एक पार्टी पैटर्न था वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो नजर आया, और जिसको ये कहना कि स्ट्रैटेजिक हिस्सा हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और रहा कि शीला दीक्षित मॉडल का, तो शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली पर मुख्यमंत्री रही। लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ कि शीला दीक्षित के समय लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। शीला दीक्षित खुद एक कांग्रेस बन के रह गई थी, और जब शीला दीक्षित इस दुनिया से जो रवाना हुई या रुखसत हुई तो वो टोटल पूरा वैक्यूम डेवलप हो गया, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी बैठ गई। इसी चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। लोग कहते हैं कि अगर मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी है और भाजपा है तो मोदी है। तो ये जो पर्यायवाची बनने वाला बात होती है, यही शीला दीक्षित मॉडल पे भी लागू होती थी। शीला दीक्षित अपने आप में दिल्ली में कांग्रेस बन गई थी, जिस तरह जब वो हटी तो पूरी तरह कांग्रेस कोलैप्स हो गई। तो पार्टी के संगठन को देखना होता है कि वो साथ ही साथ सेकंड लाइन को डेवलप करे। अगर उस समय सेकंड लाइन डेवलप कर दी गई होती तो मेरा ख्याल है दिल्ली में कांग्रेस की हाल ना होती। उसके बाद कांग्रेस के अंदर इंटरनल रिफ्ट, संगठन की कमजोरी और लेट डिसीजन मेकिंग, ये सब मिलकर कांग्रेस की दुर्दशा के लिए मेरा ख्याल है जिम्मेदार। संजना जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ परसेंटेज में बढ़ता दिख रहा, जैसा प्रशांत सर ने बताया कि पिछले चुनाव में 34% या उसके आसपास था, तो क्या ये शिफ्ट किया है कांग्रेस का वोट, आम आदमी पार्टी का भी वोट परसेंटेज गिरा है, या इस बार शाहीन बाग और सीए एनआरसी के मुद्दे पर कुछ ये वोट परसेंटेज बढ़ा है? बीजेपी का एक अपना डेडिकेटेड वोटर है, प्रतिशत है, जो कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट देगा। कुछ प्रतिशत ऐसा होता है लोगों का फ्लोटिंग वोट होता है, जो कि कैडर तो नहीं है और ना ही डेडिकेटेड है, लेकिन चुनाव के समय जो मुद्दे आते हैं उनको देख के वो वोट करता है। तो एक ये वजह। तीसरी वजह जो ऐसा बिलाल जी कह रहे हैं, जब शीला दीक्षित जी को तो उनके जीते जी ही दिल्ली कांग्रेस ने दरकिनार उनको साइडलाइन कर दिया था। अजय माकन जी एक अच्छे नेता हैं, एमसीडी में कांग्रेस को बहुत अच्छे मतलब परसेंटेज वो दूसरे नंबर पर आए थे अगर प्रतिशत गिना जाए, और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की जनता ने उनको उस तरह से भी नहीं नकारा था जितना उन्होंने समझ लिया था। या 2000 बीजेपी को और 44-42 जो भी चल रहा है, मेरा ये मानना है कि इंतजार किया जाए। अब तो इस समय और कुछ बोलने का समय नहीं है। मनोज जी, गैप बहुत ज्यादा है, 50 पार कर रहा है उनका आंकड़ा। आप जो है 15-20 के बीच में वो 50 क्रॉस कर रहे हैं, बहुत लंबा गैप है। ये कैसे पार होगा गैप? ये
हमारा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है, लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पर निराशा है अभी तक मनोज भाई, अभी तक जो आ रहा है उससे नहीं, निराशा क्यों नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं, निराश बिल्कुल नहीं है आप? बिल्कुल निराशा आपको नहीं क्या है। लग रहा है अभी मेजोरिटी पा जाएंगे आप? अरे भाई अभी तो 10 बज रहा है, 12 बजे के पहले क्यों आप हमको हराने में लगे हो? शुरुआत में आप बहुत पिछड़ गए हैं, इतना लंबा गैप हो गया, पिछड़ गए हैं आप शुरू से। नहीं ठीक है, देखो शुरुआत हुआ तो 14-15 पे आगे थे, अभी 23-24 पे आगे हैं, 22 पे आगे हैं, तो आप देखते रहिए। लेकिन इतना पिछड़े क्यों, कमी कहाँ रह गई मनोज भाई? अभी पिछड़े कहाँ हैं, अभी आगे चल। अच्छा मनोज भाई, एक बात बताइए कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, नतीजे जो भी हों, मनोज तिवारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, इसकी नतीजे जो भी हों? भाई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की ही है, प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है, बाकी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। थोड़ा देर और इंतजार करिए। तो अगर नतीजा आपके खिलाफ आया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप मानते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो मैं कब से कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं खुद जिम्मेदारी लेके सबसे आगे खड़ा हूं। सीना मेरा तैयार है, हाँ। चाहे जो भी झेलना पड़े, हमारा सीना है। और दिल्ली का जिस तरह से रुझान आ रहा है, अभी भी मैं आशान्वित हूँ। 48 आपने कहा था मनोज भाई, 48 कार बनेगी, यानी एग्जिट पोल को पूरी तरह से वो अभी भी नकार रहे हैं। प्रशांत सर, भाजपा ने तो नकार दिया है एग्जिट पोल को। 48 का नारा, ये जनता पर भरोसा है या ईवीएम पर भरोसा है? नहीं, अब तो एग्जिट पोल पे क्या बात कीजिए, अब तो जनता ने जो रुझान आ रहे हैं तो जनता ने नकार दिया। अब ये एग्जिट पोल को नकारते रहे तो अब तो एग्जिट पोल तो इतिहास हो गया। और दूसरा कि देखिए, बीजेपी के अंदर एक बड़ा विवाद है, इनको भी लेकर, मनोज तिवारी को भी लेकर। और बीजेपी के अंदर बहुत से लोग ये मानते हैं, सीनियर लीडरशिप में भी बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हर्षवर्धन को चेहरा बनाया होता तो शायद बीजेपी बेहतर करती। और अभी जो बीजेपी का आपको ये नतीजा दिख रहा है, उसमें ये पाकिस्तान, शाहीन बाग, ये सबका कंट्रीब्यूशन भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बल्कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि कम से कम ये सब नारेबाजी करके, ध्रुवीकरण करके, अपना जो कोर वोट है उसको तो बचा लो, चुनाव तो हारना ही है। तो ये स्ट्रेटजी तो बीजेपी की काम करती हुई दिख रही है कि वो 3 सीट से 18-19 के आंकड़े पर दिख रहे हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण है, इतना तो बीजेपी की इज्जत जो है वो बचा ले जा रहा है कि सीटों की आंकड़ा उनका जो है वो 5 गुना 6 गुना बढ़ गया है। यही उनको कहने को मौका ही मिले कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा और हमने सीट भी बढ़ा। यही स्ट्रेटजी थी उनकी कि इतना ध्रुवीकरण करो कि कम से कम हमारा जो कोर वोटर है वो न चला जाए। ठीक है, प्रशांत त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी ऑफिस के बाहर है और ठीक दूसरी तरफ आपके आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। खबर यह है कि वहां जश्न मनाया जा रहा है। जरा बताइए, बीजेपी ऑफिस में क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी दिल्ली जो प्रदेश कार्यालय है उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो लगातार अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि कोई बड़ा चेहरा का केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा अभी राजनीतिक पर्सनालिटी यहाँ पर नहीं पहुंची है। हालांकि लगातार जब लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो या और अनऑफिशियली जिन लोगों से बात करें, तो अभी भी कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हरीश खुराना से बात करी थी तो कह रहे हैं कि 36 का जो आंकड़ा है, मैजिकल फिगर है, उसको कहीं ना कहीं पार कर लेगी बीजेपी। लेकिन अभी की जो स्थिति लग रही है, अगर 20 से 25 की स्थिति में बीजेपी पहुंचती है
तो ये जो मुकाबला है कहीं ना कहीं रोचक जरूर होगा। थोड़ा बीजेपी को बढ़ोतरी जो मिलेगी उससे जो वोटर है और जो वोट परसेंट है वो जरूर बढ़ेगा और एक टफ फाइट होने की स्थिति हो सकती है। लेकिन अभी के अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो हालांकि काफी अच्छा रिवाइव यहाँ पर बीजेपी ने किया है। यही बात हम लोग कर भी रहे थे कि बीजेपी रिवाइव कर रही है, कम से कम उसकी सीट बढ़ रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। लौटेंगे हम आपके पास प्रशांत। एक छोटा सा रिएक्शन बिलाल जी आपका, क्या कांग्रेस ने इस स्ट्रेटजी को पहले से बना रखा था कि अगर हम फाइट में नहीं है तो हमें आइसोलेट हो जाना है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि आइसोलेट हो जाना। ये एक स्ट्रैटेजी जो होती है वो बहुत ही साइलेंट पैटर्न पे काम करती है। कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी थी, उनको इस चीज़ का एहसास था कि अगर वो फुल फ्लेज एज ए पार्टी यूनिट लड़ते हैं तो यकीनन ये जो दिल्ली का चुनाव होगा यकीनन त्रिकोणीय हो जाएगा। इस त्रिकोणीय चुनाव को बचाने के लिए इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं उनकी स्ट्रैटेजी में कि हो सकता है उन्होंने लो पिच लड़ा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर बहुत अच्छे चुनाव लड़े, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एज ए पार्टी यूनिट अगर लड़ जाती, कांग्रेस पार्टी की एक नई स्ट्रैटेजी आपने सामने रखी कि लोग लड़ते हैं चुनाव कि हमें जीतना है, कहीं पर चुनाव लड़ने का एक तरीका यह भी है कि अगर हम उस रेस में नहीं है तो त्रिकोणीय नहीं बनने देंगे। तो यानी भाजपा से यहाँ पर जो एक लड़ाई है उसकी लड़ाई स्ट्रैटेजिक तौर पर मैदान से अलग भी एक रणनीति की तरह दिखाई देती है। कांग्रेस पिछले बार की तरह ही एक लिमिटेड स्थिति में चल रही है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर वोट परसेंटेज का भी फायदा है और सीटों का फायदा भी रुझान में दिखाया जा रहा है। क्या समीकरण कुछ बदल गए हैं? आम आदमी पार्टी जो 2015 में 67 सीट जीतने वाली थी उसके रुझान कैसे, तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है अभी जब तक पूरे ईवीएम मशीन खुल ना जाए, लेकिन क्या लोगों को खींचा जा सका है मुद्दों के आधार पर या फिर ध्रुवीकरण के आधार पर? हमारे साथ कई मेहमान पहले से जुड़े हुए थे और पुष्परंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके। स्वागत है आपका सर। किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त तमाम रुझान जो आ रहे हैं? पुष्परंजन, देखिए, अभी एक बैनर लगा है बीजेपी ऑफिस में अमित शाह की तस्वीर के साथ कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। मतलब इन्होंने अपना पराजय स्वीकार तो कर लिया एकदम स्पष्ट रूप से। कल शाम तक जो टेम्पो बनाए रखे, बल्कि सुबह तक हम लोग जो देख रहे थे कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो 54 तक, फिर 48 से बढ़ के उन्होंने 54 तक घोषित कर दी थी कि भाई वो रिजल्ट जो है 54 तक भी आ सकता है, इतनी सीटें आ सकती हैं। विजय गोयल जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने भी कहा कि बजरंगबली ने उनको आशीर्वाद दे दिया और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जिस तरह से फेल कर रही हैं और दिल्ली वालों को मुझे लगता है कि बिरयानी ज़्यादा पसंद है, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन बीजेपी ये जरूर कह सकती है कि उसका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। वो अपने वोट प्रतिशत को काउंट करके पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा हुआ बता सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सर्वे आए और जो चीज़ें आई वहाँ पर थोड़ा सा डेविएट करेगा, थोड़ा सर्वे का भी पे भी सवाल उठेगा कि वोट प्रतिशत के मामले में आप लोग उतना गेस नहीं कर पाए थे। ये एक चीज़ होगी जो मंथन का विषय होगा अपने आप में। ठीक है। संजना जी, दिल्ली के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने वोट को एक तरह से खाके में रखा है कि अल्पसंख्यकों के वोट किधर जाते हैं, पूर्वांचलों के वोट किधर जाते हैं, जो वैश्य समाज है उसके वोट किधर जाते हैं। इस बार क्या उसमें कुछ तब्दीलियां देख रही हैं? निश्चित रूप से तब्दीली तो देखिए ताविश जी है। 2015 में जब आपने 67 सीट ली और कांग्रेस ब्लैकआउट हो गई और बीजेपी को केवल 3 मिली, तो बीजेपी बेटर तो कर रही है इस बार। भाई पिछली बार 3 थी तो इस बार 16 पर शायद आगे, या कितने पर, 18, जिस पर भी आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही, रण में जाने से ही पहले, चुनावी रण में जाने से पहले हथियार डाल दिए। जबकि अगर कांग्रेस चाहती तो एमसीडी और लोकसभा की अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने कैडर को मजबूत करके मैदान में मजबूती के साथ उतर सकती थी, लेकिन वो नहीं उतरे। शायद उनकी एक रणनीति ये थी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि हम हारेंगे ही तो बीजेपी को भी नहीं जीतने देंगे। तो उन्होंने अपना जो स्ट्रैटेजी, जो कैंपेन था, उसको लो पिच रखा। जो उनकी लिस्ट आई थी कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा कैंपेनिंग करेंगे, मुझे तो नहीं लगता उनमें से कोई आए। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ जरूर नजर आए।
तो कांग्रेस शायद इसी रणनीति के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा कि हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी डुबोएंगे। अगर कांग्रेस पूरे मन के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरती, अब आप तैयारी तो यही देख लीजिए कि सुभाष चोपड़ा जी की अपनी परंपरागत सीट से कालका जी से उनकी बेटी ही चुनाव अभी पीछे चल रही है, आतिशी से। योगानंद शास्त्री जी की बेटी पीछे चल रही है, पूनम आजाद पीछे चल रही हैं। तो जो भाई भतीजावाद के आधार पर सीटें दी गई थी वही सब भी पीछे चल रहे हैं। तो यही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये स्ट्रेटेजी अपनाई और वो पीछे रहे। अगर वो चाहते तो वो आगे आ सकते थे, लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से गोल्ड मेडल नहीं तो ब्रॉन्ज तो ले ही आएगी। और ये जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल आगे चल रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के माध्यम से जो हम तक पहुंची वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं, बावाना सीट पर बीजेपी के रविंद्र कुमार आगे चल रहे हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर की तस्वीर जो रिपोर्ट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के को रुझान में आगे दिखाया जा रहा है और ये आंकड़े अभी देखिए 39 सीटें जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, 39 सीटों पर रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी 19 सीटों पर है। कांग्रेस का अभी तक कहीं पर रुझान नहीं दिखाया गया है और ये जो वोट परसेंटेज जो आए हैं ये भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो शो किया है उस हिसाब से है कि 52% लोगों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, 41% लोग उधर भी हैं। कांग्रेस में अभी भी जो लोग हैं, जो पुराने कैडर के लोग कह सकते हैं या फिर जिनको विश्वास कांग्रेस में रहा, वो 4% है। उसी हिसाब से अन्य में भी 3% लोग हैं जो विश्वास रखते हैं। प्रशांत सर, दिल्ली के चुनाव को एक अलग तरीके से देखा जाता है। ये कोई बिहार या उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा या बंगाल का चुनाव नहीं होता। ये यहाँ पर कहा जाता है कि तमाम राज्यों के लोग होते हैं, पढ़े लिखे का तबका होता है, बहुत विवेकशील लोग होते हैं। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ भाजपा जो विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे, और एक तरफ कांग्रेस जिसको कहा तो बमुश्किल ही केंद्र की सत्ता में वापसी की तस्वीर दिखाई देती हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ चुनाव ऐसे हुए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने अच्छा किया। दिल्ली में अच्छा नहीं कर पाना या उससे पहले एक सरेंडर कर जाने की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस पे बात करें इसके पहले दो बातें खास मैं जोर देना चाहूंगा। एक आगे ट्रेंड आएंगे तो हमें दिखाई देगा, जो महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया था। कांग्रेस भी प्रभावित हुई है उससे और आम आदमी पार्टी भी प्रभावित हुई है कि जो दल बदलू नेता थे उनको जनता नकार रही, चाहे जितना भी बड़े फेसेस हों। आप देखिए कि अलका लांबा का कहीं निशान नहीं दिख रहा है, पीछे चल रही है। पीछे चल रही है। आदर्श शास्त्री जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गए वो कहीं नहीं दिख रहे हैं चुनावों में। पूनम आजाद नहीं दिख रही। तो जो भी नेता अपना दल छोड़कर वहां आए हैं, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में गए, वो पीछे चल रहे हैं। तो जो दल बदलू नेता है उनको जनता नकार रही, एक ये भी संदेश है। दूसरा, जो आपने कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस के बारे में जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ है और वो वोट शेयर बीजेपी के खाते में गया है। और आम आदमी पार्टी को अगर आप पिछले चुनाव से और अभी में देखेंगे तो अभी तक के जो ट्रेंड है उसमें सिर्फ 2% का नुकसान होता दिख रहा है, यानी 67 सीटें नहीं आएंगी। तो कांग्रेस की रणनीति इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने इस इलेक्शन को लो प्रोफाइल क्यों किया। एक तरीके से जिसको शतरंज में कहते हैं क्वींस गैम्बिट, तो उन्होंने क्वींस गैम्बिट किया, उन्होंने इसको ट्रायंगुलर नहीं बनाया। वो उनकी रणनीति है, वो जाने। एक बात जो बार बार हमको यहाँ पे करनी चाहिए आज और आगे आने वाले दिनों में, जैसा आपने कहा कि दिल्ली जो है वो छोटा भारत है। यहाँ तमिलनाडु का व्यक्ति भी है, उनके मंदिर भी हैं, यहाँ पे बंगाल के लोग भी हैं, यहाँ केरला के लोग भी हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के, बिहार के, यानी देश के हर प्रांत, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और बाकायदा उनके मोहल्ले, उनके खाने पीने हैं। तो तमाम तरीके की संस्कृतियाँ, भाषा और प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में, छोटा भारत है। और ये चुनाव बीजेपी ने
नागरिकता कानून पे, पाकिस्तान पे, शाहीन बाग पे लड़ा है। और इसको अगर दिल्ली की जनता ने नकारा है, सुबह मैंने एक बात कही थी कि पोस्टल बैलेट में भी अगर आम आदमी पार्टी आगे गई है तो पोस्टल बैलेट तो सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों का होता है, यानी उनके ऊपर भी नागरिकता कानून का असर नहीं है। तो ये एक बड़ा संदेश जा रहा है कि एक तो नागरिकता कानून पे रेफरेंडम अगर बीजेपी ले रही थी, जिसका संकेत झारखंड में मिल चुका था, उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया, उसको जनता ने नकारा है। उस रेफरेंडम में बीजेपी फेल हो गई है, अभी तक के रुझान के हिसाब से बुरी तरह फेल हो गई है। दूसरा, दिल्ली की जनता ने नफरत की राजनीति को भी नकारा है। ये किसी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी को आतंकवादी कहना, पाकिस्तान, बिरयानी, शाहीन बाग, गोली मारो, बटन यहां दबाओ, करंट वहां लगेगा, ये सारी जुमलेबाजी दिल्ली की जनता ने बिल्कुल बुरी तरह से नकार दी है। और उन्होंने विकास को, डेवलपमेंट को, जिसको वो समझते हो, जिसमें उनका जीवन बेहतर हुआ है, जैसा वो समझते हैं, उसको, उस पार्टी को उन्होंने जिताया है। तो ये एक बड़ा टेक अवे जो है वो है इम्पोर्टेंट कि नफरत की राजनीति, झूठ, फरेब, आईटी सेल, ट्रोलिंग, फेक न्यूज, इन सब की एक हार हुई है। और ये बीजेपी को आगे की रणनीति के लिए देखना होगा। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि बीजेपी ने ये जानबूझ के इसलिए भी किया कि अगर ये बीजेपी ये नहीं करती तो शायद उसका संख्या 10 के आसपास रहती। ध्रुवीकरण तो की गई। अपना ध्रुवीकरण करके उन्होंने इज्जत बचाई है कि 10 के ऊपर उनका आंकड़ा जो दिख रहा है वो ध्रुवीकरण की वजह से दिख रहा है। तो लेकिन दिल्ली की जनता ने इसको बहुत साफ तरीके से स्पष्ट संदेश दिया है कि नफरत की राजनीति, बिरयानी, शाहीन बाग, पाकिस्तान, CAA, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आप रोजगार दो, आप इकोनॉमी ठीक करो, आप जीवन बेहतर करो, आप बिजली सस्ती करो, इसको शिक्षा सस्ती करो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, इस पे जनता वोट देगी। मुझे लगता है कि ये वाटरशेड मोमेंट है भारत की राजनीति के लिए। और अगर ये मॉडल दूसरे राज्य भी अपनाते हैं, देश भर में जाता है, तो यहां से एक राजनीति एक बड़ा अच्छा सफर शुरुआत करेगी आगे के दिनों के लिए। ठीक है, इस वक्त हम आपको बता दें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रुझान आए हैं वो 60 सीटों के रुझान हम तक मिल रहे हैं। 41 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर फिर से इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे। रुझानों से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर। पार्टी दफ्तर में जश्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी बोली ये अभी रुझान, नतीजों का कीजिए इंतजार। तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे पीछे। चांदनी चौक से कांग्रेस की अलका लांबा पीछे। मॉडल टाउन से बीजेपी के कपिल मिश्रा भी पीछे। राज्यसभा में अहम बिल पास करने की तैयारी में सरकार। बिल का अभी खुलासा नहीं। बीजेपी ने राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। और कोरोना का कहर। चीन में मरने वालों की संख्या 1000 के पार। 4000 से ज्यादा नए केस आए सामने। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। अब तक जो 60 सीटों के रुझान आए हैं उसमें 19 सीट पर बीजेपी और 41 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के लिए चिंता है कि उनको कहीं रुझानों में आगे नहीं दिखाया जा रहा है। दावे तमाम राजनेता ये कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, उनकी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखला रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस की है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ठीक सुबह के अभी 10:30 बजे हैं और 10:30 बजे तक अभी तक तमाम रुझानों से ये तय नहीं हो पाता कि सरकार किसकी बनेगी। अगर बिहार को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर 2015 के हिसाब से देखें तो वहां भी लोग जश्न मनाने लगे थे और ठीक 10-10:30 बजे के बाद तस्वीरें
बदल गई थी। लेकिन एग्जिट पोल के मद्देनजर और रुझानों के मद्देनजर ये बात कही जा सकती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसे इंतजार के साथ साथ और साफ हो पाएगा। पुष्प रंजन जी, जिस बात का जिक्र प्रशांत टंडन जी भी कर रहे थे कि दिल्ली तमाम लोगों के, तमाम विवेकशील लोग, पढ़े लिखे लोग और तमाम राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों के सोचने और उनके विवेक का एक अलग दायरा है। अगर पहला चुनाव केजरीवाल का देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी सरकार जो ईमानदार सरकार के नाम पर थी, जिसको लोगों ने बहुमत दिया और बढ़ चढ़ के दिया बहुमत, और जबकि उससे पहले विकास के नाम पर कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने उसको नकार दिया। इस बार एक तरफ फिर विकास की बात कही जा रही थी और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की जा रही थी। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी दिल्ली के अंदर, जिसको हम विवेकशील पढ़ा लिखा समाज कह रहे हैं, वो ध्रुवीकरण के झांसे में आ जाता है अगर किसी का वोट परसेंटेज बढ़ता और उसको अगर आंकड़े में आगे दिखाया जाता है? तो कुछ बेसिक चीज़ों को हमें समझनी होगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में आरएसएस के जो शाखाएं थी उसकी संख्या लगातार 3 गुनी बढ़ी। अर्बन वोटर्स को खासकर उन्होंने यूथ को सुबह की शाखा में वैसे ही लोग पहुंचते थे, या तो रिटायर्ड ज़्यादा या यूथ। इन लोगों को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया गया, उनके राजनीतिक लक्ष्य को बताया गया, तो उसका भी असर वोट पे पड़ता है कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि जो वोट बैंक कांग्रेस का था, खासकर झुग्गियों में उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, मुसलमानों में ज़्यादा था वोट बैंक। उस वोट बैंक को अब इस बार उनको तय करना पड़ा कि हमको कहाँ जाना चाहिए। वो वोट बैंक धीरे धीरे खिसका सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि वोटिंग वाले टाइम में मैं कई इलाकों में था, कई लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, और खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उनसे भी इंटरेक्ट करने के बाद ये जरूर मुझे लगा कि वो वोट बैंक कांग्रेस का था। कुछ ने स्पष्ट कहा भी कि हम कांग्रेस को ही वोट देते थे, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हमारा वोट जाया नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरा, शाहीन बाग में जो आंदोलन चला उसका भी बहुत बड़ा असर लगातार दिख रहा था, वो टेम्पो बना था लगातार। तो ये सब चीजें थी जो देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं वोटर जो है वो तय कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो मतदाता है उसका जो शिक्षा का जो लेवल है, जो थॉट लेवल है, वो काफी आगे है बाकी जगहों से अगर तय करें तो। मतलब 81-82% शिक्षित लोग हैं दिल्ली में, और युवा खासकर उस राजनीतिक रूप से चेतनशील है, चाहे जिस स्टेट से भी आया हो। तो इन लोगों ने, वही वोटर है जो अगर राष्ट्रीय चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में उसका वोट की प्राथमिकता कुछ और होती है, म्यूनिसिपैलिटी का जब चुनाव होता है तब उसकी प्राथमिकता कुछ और होती है, और विधानसभा चुनाव में उसकी प्राथमिकता साफ साफ हम देख रहे हैं। तो ये चीजें देख के लगता है कि वोटर बहुत ज्यादा सजग है, और ठीक है वो ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी भावुक करती है लोगों को उसके एजेंडे, और खासकर जब उनके जो मुख्य एजेंडे, मंदिर, आखिर तक मंदिर कार्ड खेला उन्होंने। मतलब ये कोई वक्त नहीं था कि आप संसद में भी एक प्रस्ताव लेके आए कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं, या तो शुरू में ही कर लेते या फिर बाद में कर सकते थे, मगर ये करने के पीछे भी आखिरी कार्ड जो खेलना था वो खेला उन लोगों ने। तो ये चीजें देख के लगता है जैसे कि ये सारी ध्रुवीकरण, ये सब दूसरा पक्ष जो अपना कर रहा था। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है चुनाव आयोग, उसकी साख भी दाव पे लग गई थी कल तक। मतलब चुनाव आयोग पर बराबर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये जो इन्होंने 24 घंटा लगाया वोट प्रतिशत को जारी करने में, ये भी उनके ऊपर तमाम सोशल मीडिया में आक्षेप लगने लगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया इन्होंने। और खासकर वजह से उनको फिर वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आना विश्वास है। ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस वक्त हमारे पास खबर है, मनोज तिवारी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल थे उससे तो बहुत अच्छे, और आगे जो होगा फिर हम आपसे बात करेंगे। आप मानते हैं कि 2:30 बजे के बाद जो वोट गिरे हैं वो सब आपके वोटर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब देखिए ना, सामने हमारा अनुमान यही है, अब थोड़ी देर में शुरू होगा और वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग मनोज जी, एक बूथ पे एक ईवीएम में सुबह से ईवीएम तो ही रहता, अगर एक ईवीएम खुला होगा तो उसमें सुबह वाले वोट भी होंगे, शाम वाले वोट भी होंगे। नहीं, लेकिन अलग शाम का ईवीएम शिफ्ट होगा, अलग अलग चरण होता है ना, इसी के लिए कहते हैं ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, छठा चरण, 10वां, 11वां, वो तो उसी से आता है।
तो उसी में आपको लगता है सर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आप कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? पार्टी अध्यक्ष मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप बिल्कुल, अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम बहुत ज्यादा पा रहे हैं। 2 दिखाया, हम 22 पा रहे हैं। तो अभी निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो 2-2 एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। मनोज जी, सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है और ये कहा कि आज मंगलवार को हनुमान जी के भाजपा की लंका में आग लगा दी। अब इस तरह की अहंकारी बातें नहीं करनी चाहिए और ये समय नफरत और अहंकार दिखाने का नहीं है। अपने पॉजिटिव आशा के साथ अगले बाकी चरण के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका इंतजार करिए। टारगेट कम किया मनोज जी आपने? जो टारगेट आपका था 48, जो आपने कहा था मेरा ट्वीट सेव कर लो, वो कुछ नीचे आया है? 48 से 40 आया हो, 35 आया हो या और नीचे आया हो? देखिए, किसी के भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमको 2 दिया होगा 22 आ रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए। सर अभी भी आपने ट्वीट सेव रखे ना, हम लोग रखा हुआ है। ये बिल्कुल रखना ही चाहिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और मेरी वाणी में रिजल्ट के पहले हतोत्साह आना भी नहीं चाहिए। कितने आश्वस्त हैं सर आप? किसको? रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अब मैं अभी आपको इतना ही बोल के जा रहा हूं कि जो हमें 2 से 11 जहां हमको एग्जिट पोल दे रहा था, उतने समय में तो हम 22-23 हैं। तो आप संतुष्ट हैं? 22-23 को उपलब्धि मान रहे हैं बीजेपी के लिए? उपलब्धि नहीं मान रहे हैं उसको, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उतना तो अभी नहीं मिला हमें। लेकिन आगे जो आ रहा है, अभी जो अगला इंतजार करिए, बहुत अच्छा होगा। क्या लग रहा है बिहार वाली स्थिति होगी? आपको क्या लग रहा है बिहार में जैसे बीजेपी अरे भाई, हार गई, कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपको? इस समय मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया, मैं आप सबके समक्ष हूँ। हम अपनी अनुमान से अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जो 3 बजे के बाद की पोलिंग का अभी चरण खुलने वाला है, वी शुड वेट फॉर दैट। आई एम स्टिल होपफुल। फिर आएंगे आप बात करने के लिए? एकदम आपके साथ। ये मनोज तिवारी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी भी उन्हें फुल कॉन्फिडेंस है। एक टीम का जो लीडर होता है उसकी जो बातचीत होती है, ठीक उसी धर्रे पर ये बात कर रहे हैं। आपने जब भी शिप के कैप्टन को देखा हो, अगर शिप डूब भी रही होती है तो वो कहता है कि मैं आखिरी मिनट में भी बचा लूंगा, और उसी तरीके से आखिरी गेंद तक वो इंतजार करेंगे कि जीत उनके पाले में आएगी। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब वोटिंग जिस दिन हो रहा था तो आखिर के 2-3 घंटे का आंकड़ा भी ये लोग बता रहे थे, और अभी देखिए 10:30 पौने 11 होने को है, अभी वोटिंग चलता रहेगा। ये बता रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर इनके पास जो आंकड़े हैं वो 1700 सीटों, यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो रिपोर्ट नहीं, लेकिन इनके पास पहुंच जाती है। ये बड़ा अजीब सा और दिलचस्प है पुष्परंजन जी। बिल्कुल, और ये बल्कि इनके लगता है इलेक्शन कमीशन से पूछ के ही अपने आंकड़े तैयार करे, ये उम्मीद भी करते हैं। ये मतलब एक बात तो जरूर है, जो आपने कहा कि वो शिप का जो कप्तान होता है वो आखिरी वक्त तक अपना वो बनाए रखता है अपने सेनाओं का। राजनीति में भी हम लोग जर्नलिस्ट हम लोग बराबर सोचते हैं कि भाई कुछ मर्यादा, कुछ ऐसी चीज होगी कि ये मोरली कहेंगे कि ठीक हमारी पार्टी हार गई तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मनोज तिवारी से एक चीज मैंने सीखी है कि अपनी खाल मोटी कर लो और आखिरी वक्त तक आप अड़े रहो कि नहीं हम 48 के हैं। अब देखिए हमने बढ़त तो है 22 में, अब देखिए संख्या तो हमारी बढ़ गई, कम से कम प्रतिशत बढ़ गया हमारा। तो ये कैसे धीरे धीरे ये लोग बात को पलटते हैं, ये सीखने की आवश्यकता है कम से कम कि एक पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, हालांकि अपने ऊपर 2 स्टार लगा चुके हैं पहले, लोकसभा चुनाव और म्युनिसिपल जो एमसीडी के चुनाव थे, इनके अध्यक्ष रहते हुआ है। तो ये अपने दोनों स्टार को दिखाएंगे, देखिए जी हम तो अध्यक्ष रहते हुए ये 2 फतेह तो हमने बड़ी की, दिल्ली में हमारे तो क्यों उसके पीछे टोपी किसी और को पहना सकते हैं। ये उसके दूसरे भी कारण रहे हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने धोखा दे दिया, संघ के लोग हमसे बहुत ज्यादा मुंह मोड़ चुके थे। मतलब ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में कि आरएसएस जो हर चुनाव में सक्रिय दिखती थी, दिल्ली के चुनाव में वो लोग क्यों साइलेंट हो गए? ये भी क्या प्रशांत जी इसके पीछे मनोज तिवारी की एक स्ट्रेटजी जो हम समझ पा रहे हैं
कि इतना बोलो कि हम जीत रहे हैं और इतना सीट हम ला रहे हैं कि ये ठिकरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर ना फूटे, ये फूटे तो मेरे पर फूटे। हाँ, और ये देखिए, जब मैंने शुरू में भी कहा नड्डा जी पर भी कि ये जो हाफ टाइम में कैप्टन बदला गया, तो इसका अंदाज इनको था, और जीतते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह और मोदी करते या रैली करते, और आज मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं अभी कि हारने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नड्डा जी करेंगे। हारने का पोस्टर नड्डा जी का होगा। दूसरा, मैं मनोज तिवारी जी को सुन रहा था, और सुन कम रहा था, देख ज्यादा रहा था उनको। देखिए, जीतने वाले कैंडिडेट की पोशाक दूसरी होती है। अगर उनको भरोसा होता है कि वो जीत रहे हैं और एग्जिट पोल गलत होंगे, तो वो शॉल पहन के बड़े रिलैक्स तरीके से नहीं बैठे होते। वो जीतने वाले नेता के इर्द गिर्द जो है वो ढोल ताशे बजते रहते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, माला गेंदे के फूल की पहने हुए होता है वो, और उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है। ये शॉल पहन के कुर्सी में बैठे हुए छुट्टी की तरीके से वो मीडिया के साथ सामने आए हैं, तो उनको लग रहा है कि ये हमको बयान देने ही केवल आना है, और उनको जीत के भरोसा होता। तो उस नेता की तो पोशाक, हमने तो 30 साल हो गए नेताओं को देखते हुए, नेताओं की पोशाक बदल जाती, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है जीतने और हारने। सर्जना जी, एक बयान आपने इसमें ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है कि हम अहंकारी हो और हम नफरत की राजनीति निराश हो। ये 2-3 बातें चुनाव से पहले तो खूब हुई, और ये कहा भी जाता रहा विपक्षियों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति कर रही है। चुनाव के बाद मतगणना के दिन 2 दिन या 3 दिन का फैसला है, इतनी जल्दी चेंजेस राजनेताओं में आते हैं, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, राजनीति में पहली बात तो मोटी खाल होना बहुत ही जरूरी है। राजनीति हमेशा बहुत एथिक्स पे चलती हो, या मैंने कब क्या बोला मैं उस पर उसी अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहूं, ऐसा तो राजनीति में होता नहीं। पलटी खाना और चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये तो राजनेताओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो हवा का रुख देखकर और जनता का रुख देखकर बयान बदले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर भी एक चीज कहूंगी कि बहुत हार्श जजमेंटल होना, क्योंकि जिसके पास 2015 में 3 ही सीटें थी और वोट प्रतिशत कम था, वो आगे बढ़ा। ये आपको एक थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स देना चाहिए आपको, या जो भी यहाँ पे जितना है ना, वो ग्रेस मार्क देना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जी का भी ग्राफ अगर वही मेंटेन रहता 67 पर जो अभी तक है, हो जाए तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी रुझान है। हो सकता है कि वो 67 ही ले जाए, हो सकता है कि बीजेपी उससे आगे भी बढ़ जाए। तो मैं लेकिन अभी जो रुझानों में है उनका ग्राफ नीचे आया है केजरीवाल जी का। इलेक्शन कमीशन का अपडेट दे दूं, 68 सीट पर रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर लीड कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो 19 सीटों पर लीड कर रही थी वो घट के अब 18 सीट पर आ गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी का 68 सीटों के रुझान में अब ग्राफ और तेजी से बढ़ रहा है, 50+ की तरफ दिखाई दे रहा है। ये रुझान है, अभी 2 सीटों के और रुझान आने बाकी हैं, यानी कि दिल्ली की 17 सीटों में से 68 सीटों के रुझान हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के माध्यम से है, जिसमें कि 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। कमोबेश प्रशांत टंडन जी, जो एग्जिट पोल आए थे उसमें मिनिमम दिखलाया गया था 44 सीट आम आदमी पार्टी को। वो चैनल भी ऐसा चैनल है जिसने, हमें नहीं लगता है कि वो इतनी निष्पक्षता से कभी किसी चीज को रखता होगा। सुदर्शन चैनल ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में 44 सीट है, और तमाम जो दूसरे और मेन स्ट्रीम के मीडिया है उन्होंने तो 50 तक, 52 तक, 55 तक, किसी ने तो 61 तक दिए। तो जो ये तस्वीरें आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कोई बच नहीं गया है कि अब उसमें इफ एंड बट्स किया जाए कि 68 सीटों के रुझान के अंदर। बिल्कुल, वो 68-67 सीटों का जो मैंडेट था उसकी उम्मीद तो पिछली बार आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी, और वो एक्सीडेंटल मैंडेट था। और उस वक्त की आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई नई पार्टी थी, और अन्ना आंदोलन का असर था, बावजूद इसके कि 2014 में मोदी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन जिस तरीके से इनकी सरकार नहीं बन पाई और सरकार को जाना पड़ा क्योंकि उनका बहुमत उतना नहीं था, तो उस वक्त तो जनता ने तय करके इनको, बल्कि कहूंगा कि गुस्से में आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया कि इनको मौका एक देना चाहिए, और वो आंदोलन का असर था। लेकिन अब जो इनको 50-55 सीटें दिख रही हैं, 52 सीटें, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि ये 5 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये 52 सीटें दिख रही हैं इनको।
तो ये आम आदमी पार्टी के क्रेडिट में जाता है कि ये अब इनका आंदोलन का असर नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं तंग कर रहा है इनको, अब ये काम का वोट है जो इनको मिला है। और दूसरा कि नफरत की राजनीति की, ये पाकिस्तान बिरयानी, ये पोलराइजेशन, ये जो हेट स्पीचेस हैं, गोली मारो वगैरह, उसकी भी हार है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टेक्स हैं इस अभी तक के रुझानों के, कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को परफॉर्मेंस के हिसाब से वोट दिया है। एक बात। दूसरी बात, नफरत की भाषा को नकारा है। तीसरी बात कि अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि दल बदलू जितने नेता हैं, चाहे जिस भी पार्टी में गए हों, जो बीजेपी में गए आम आदमी पार्टी से, जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गए, वो सब पीछे चल रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे दिखाई देती है। पुष्पेंद्र जी, चूंकि अभी 8 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए और दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत गई, मनोज तिवारी जिस तरह से कॉन्फिडेंट है और उनकी बातें निकलकर पिछले दिनों आई है, कार्यकर्ताओं में एक नारा भी दिया था कि मोदी के साथ है लेकिन मनोज के खिलाफ है। क्या मनोज तिवारी की वजह है जो भारतीय जनता पार्टी ये 18 सीट पर आ गई, या फिर कहें कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता 2019 में जो 8 महीने पहले थी वो घट गई, केजरीवाल ने जो काम किया उसके बिना पर ये आंकड़े दिख रहे हैं? कई फैक्टर हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर का जो अंतर्द्वंद था कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, उसमें कईयों की महत्वाकांक्षा, सबसे पहले तो मनोज तिवारी की अपनी महत्वाकांक्षा को जगा दी लोगों ने कि आप पूर्वांचल के, चूंकि 22% के आसपास वोट है दिल्ली में, और आप उसके अकेले पहली बार, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई पूर्वांचली को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया था, पूरी लिस्ट हम अगर देखते हैं तो, और आम आदमी पार्टी में तो कोई उस तरह का अभी सेटअप ही नहीं हुआ है उनके पार्टी में, जो भी है केजरीवाल हैं, संगठन की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी ने ये प्रयोग किया कि चलिए किसी पूर्वांचली को हम अध्यक्ष बनाते हैं, तो उस अध्यक्ष अंदर भी वो महत्वाकांक्षा जगी। उसे काउंटर करने के लिए पहले आप ध्यान दीजिए, विजय गोयल आए, डॉक्टर हर्षवर्धन पहले से थे, ये पुराने लोग। अमित शाह ने थोड़ा सा सहलाया प्रवेश वर्मा को, और प्रवेश वर्मा ने जो आक्रामक बयान दिए, जिस तरह के जहरीले बयान लगातार दिए, उसके पीछे उनका मुख्यमंत्री की जो लालसा थी वो जगी हुई थी कि हमें इसकी लकीर छोटी करनी है मनोज तिवारी की। ये आपसी जो लड़ाई थी, और उसे देख के संघ के बहुत सारे लोग नाराज भी थे कि ये अंदर ही अंदर ये इस तरह से लड़ रहे हैं। यानी आपसी लड़ाई का नतीजा है कि मनोज तिवारी को लोग पत्ता काटने में लगे थे। कहीं ऐसा न चुका, एक बयान आ चुका था पूरी साहब का कि सीएम चेहरा है, सीएम फेस है, शायद यही वजह रहा होगा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के नेता हो, कहीं ऐसा न कि हमारी राजनीति खत्म हो जाए। एक बार हम आपको इलेक्शन कमीशन की इस वक्त अपडेट एक बार फिर से बता दें। टोटल 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर। 2 सीट पर अभी रुझान या फिर कहें कि उसका अपडेट नहीं है, वो ओखला और पालम सीट है, जहां पर से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी कोई तस्वीर नहीं है। ओखला वही जहां शाहीन बाग है। बहरहाल हम आपको कुछ सीटों का हाल ही बताते हैं। कुछ उम्मीदवार जिनके आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, करीब 3000 वोटों से यहां आम आदमी पार्टी बुराड़ी के संजीव झा आगे चल रहे हैं। गोंडा से बीजेपी के अजय पीछे चल रहे हैं। मटियामल से आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल लगभग 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद जगदीश प्रधान, नागलोई जाट से आर शौकीन आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल 4337 वोट से आगे चल रहे हैं। गोंडा से बीजेपी के अजय महावर 3262 वोट से आगे चल रहे हैं। ये मटिया महल की तस्वीर, जहां शोएब इकबाल, जहां एक छत्र राज इनका रहता है, किसी भी पार्टी से चाहे निर्दलीय क्यों ना खड़े हो जाए, कभी एलजेपी कभी जेडीयू, जीत ही जाते हैं। तो यहां भी तस्वीर उनकी अच्छी दिखाई दे रही है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के संजीव झा लगभग 7000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की 2 सीटों की तस्वीर अभी तक नहीं साफ हो पा रही है। ओखला और पालम की लगभग 68 सीटों की तस्वीर जो हम तक पहुंची है, उसमें 50 सीटों पर लीड कर रही है आम आदमी पार्टी, और 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।
नाराजगी की बात और जो मनोज तिवारी कह रहे थे उन दोनों के बीच और भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है, एक तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही रुझानों में, लेकिन उसके बावजूद एक अंदर खाने कहते हैं कि राजनीति में जो भीतरघात होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिला है। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात का अगर ये नतीजा है कि वो 3 से 15 तक की तरफ रुझान में पहुंच जाए, अगर भीतरघात नहीं होता तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो सकती थी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो भीतरघात बीजेपी के अंदर जो थोड़ा बहुत है, प्रतिस्पर्धा है, आपस में होड़ है मुख्यमंत्री पद को लेकर। जैसा मैंने कहा कि मीडिया के सामने विजय गोयल भी दिखाई दे गए, वो भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये सब तो बीजेपी के अंदर है, लेकिन बीजेपी ने क्षेत्रीय नेताओं को या दिल्ली के जो नेता हैं या दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता हैं उनको तो आगे करके चुनाव में रखा ही नहीं। ये चुनाव तो मुख्य तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लड़ा और सीए नागरिकता कानून पर रेफरेंडम के तौर पर लड़ा। और जैसा मैंने कहा कि वो उनकी रणनीति यही थी कि अगर वो इतना ध्रुवीकरण नहीं करते तो शायद उनको ये सीटें भी नहीं मिलती हैं। फासला इतना ज्यादा है तो उसमें अब ये इसका रिवर्सल तो संभव नहीं है और किसी भी सूरत से संभव नहीं है कि इसका जो है वो 50 सीट की आम आदमी पार्टी 15 में पहुंच जाए और बीजेपी 45 में पहुंच जाए। अभी दोपहर मतलब 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास की। लेकिन बीजेपी को एक झटका जो लगा हुआ है वो झटका किरण बेदी की डिजास्टर का झटके से बीजेपी शायद अभी भी निकल नहीं पाई है। और वो एक दिल्ली के लिए एक मजबूत सशक्त नेता जैसे जिस पुराने समय में मदन लाल खुराना हुआ करते थे वो स्थिति बीजेपी नहीं कर पाई है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज है दिल्ली में कि 22 साल से सत्ता में नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 25 साल का युवा है, जो 30 साल का भी है, उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में होती कैसे थी, देखा ही नहीं उसने। तो ये क्या इसको इस तरह से नहीं देखें, चूंकि आप जब 2014 में आए, सरकार किसी की भी बने, चेहरा तो एक ही रखा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो क्या आप जो बड़े बड़े बातें किए, दावे किए रोजगार को लेकर, आर्थिक तौर पर जीडीपी पे हम गिरे, क्या जो युवा है हमारी वो इस बात को समझ रही है कि दिल्ली में भले 22 साल से नहीं, देश में तो 70 साल पहले तक जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं थी, तो लोगों ने दिया तो उनको मैंडेट सरकार दिल्ली में मतलब इनका मैनिफेस्टो तो खैर बीजेपी ने खुद ही शायद प्रचारित नहीं किया, इतना उनका ध्यान दूसरी तरफ ज्यादा था। लेकिन उन्होंने 10 लाख रोजगार देने की बात की है दिल्ली में। तो उस 10 लाख रोजगार को दिल्ली का युवा कैसे विश्वास करे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल पहले 2 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात साल में कर चुके थे, हर साल विश्वास, और वो नहीं हो पाया। आर्थिक मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं और दिल्ली चूंकि राजधानी है, मेट्रोपॉलिटन है, शहरी रोजगार धंधे हैं, नौकरियां हैं, आर्थिक मंदी का बड़ा असर दिल्ली में पड़ता है क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है, मकान के किराया ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा ज्यादा है और छोटे शहरों के अलावा यहाँ पे भी खाने पीने और दूसरी चीजें महंगी होती है थोड़ी सी, क्योंकि एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन है। तो आर्थिक मंदी की मार दिल्ली में ज्यादा पड़ती है। तो यानी एक भरोसा जो था वो भरोसा टूट रहा है और उस भरोसे की वजह जो एक शख्स जो बार बार खड़ा होकर अगर भरोसा दिलाए और वही भरोसा पूरा न करे तो लोग जो युवा हैं कम से कम उनको आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। क्या संजना जी आपको लग रहा है कि अगर ये भरोसा टूट रहा है तो पिछले कुछ चुनाव को देखें, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, इन दोनों चुनाव बाद दिल्ली के चुनाव में, तो क्या चाणक्य की जो रणनीति अपनी दिल्ली बैठ के जो करती थी भारतीय जनता पार्टी में, उनका ग्राफ इन्हीं वजहों से खत्म हो रहा है या लोगों ने जो 2014 में विश्वास करके 2019 में विश्वास करके कि चलो एक बार नहीं दूसरे बार में कुछ फायदा होगा, वो विश्वास अब धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकल चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उनको आप राष्ट्रीय मुद्दों से तुलना करना कुछ हद तक मान सकते हो। आपके अगर मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव लड़ा गया तो निश्चित रूप से ये बात आएगी कि राष्ट्रीय मुद्दे दिल्ली में काम किए,
लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो काम किया वो किया है जो फ्री की सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी। शाहीन बाग को मुद्दा किसने बनाया है, दोनों तरफ से ही उसको भुनाने की कोशिश हुई है। आपने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, और कांग्रेस तो खुले दम से साथ आई थी। और केजरीवाल जी को सुभाष चोपड़ा जी गाली देते थे कि ये देखो हमारे बच्चे पिट रहे हैं जामिया में, हमारे बच्चे पिट रहे हैं जेएनयू में, ये कोठी से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग को एक ही तरफ से मुद्दा बनाया गया, शाहीन बाग को सब तरफ से मुद्दा बनाया गया। जो बार बार आप लोग कह रहे हैं दिल्ली के पढ़ा लिखा वोटर है, लेकिन आपने अगर चुनाव आयोग के आंकड़े देखे होंगे, जो दिल्ली के पॉश एरियाज हैं वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। यानी कि जो एलीट वोटर है वो वोट करने निकलता ही नहीं है, वो इट्स अ हॉलीडे, क्योंकि वो हॉलीडे इस बार 2 बार का हो गया तो और भी ज्यादा उनको टाइम मिला। सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है सीलमपुर में हुई है, बल्ली मारान में हुई है, मुस्लिम एरियाज। जो मुस्लिम वोटर है, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, 13% ही है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने भी फैसला कर लिया कि इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे, उसको देंगे जो जीतेगा। तो जीतने की स्थिति में केजरीवाल थे, क्योंकि दो तरफा मुकाबला। यानी कि दिल्ली के अंदर 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक शाहीन बाग तो था, लेकिन फ्री बिजली पानी भी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं के लिए फ्री का सफर। और ये मॉडल बहुत लंबा नहीं चलेगा, नहीं, अब 1-2 तो बार चल नकल भी कर रहे हैं। बंगाल में कल ममता बनर्जी ने भी दिया है, तो ये बाकी चीफ मिनिस्टर्स के लिए और बाकी पार्टियों के लिए भी एक चुनौती बनने वाला आने बड़ी वाला खबर समय। आपको बता दें, विजेंद्र गुप्ता जो पिछले बार जीते थे वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ओपी शर्मा विश्वासनगर से, वो भी बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। तो ओपी शर्मा पिछले बार चुनाव जीते थे और विजेंद्र गुप्ता दोनों इस बार बड़े दिग्गज है, और इन्हीं दोनों ने कम से कम विधानसभा के अंदर अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा संभाल कर रखा था। वो दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है, वो दोनों इस वक्त अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से एक सीट के अपडेट की और जानकारी मिल गई है। 69 सीटें, यानी एक सीट बाकी है। 69 सीटों के रुझान हमारे पास पहुंच चुके हैं, जिसमें 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की रुझान आगे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे पंकज श्रीवास्तव जी आगे आपको अपडेट देंगे, फौरन हाजिर होंगे।